नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए 5 टॉपिक लाते हैं, 5 प्रश्न उससे बनाते हैं, उसका समाधान करते हैं। एक प्रश्न मैं आपको दिया करता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं। यहाँ पर एपिसोड 48 तक हम लोग पहुंच गए हैं। आज के पहले टॉपिक पर सीधे चलते हैं, पहले प्रश्न के माध्यम से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आप क्या कीजिए 4 स्टार लगा लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना आपको है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विषय में हमें पढ़ना है। इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि सही बताना है और कितने कथन सही बताना है। नंबर में ये नहीं कहा गया कि कौन सा कथन सही है, कितने कथन सही है। इस बात को सबसे पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है उससे हम बात करेंगे और इससे कीवर्ड पहले निकालेंगे। देखिए इसमें क्या क्या कहा गया है, इसको समझते हैं सबसे पहले। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे ही साइंस टेक के विषय आते हैं हम लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे परेशान होने लग जाते हैं। लेकिन थोड़ा धैर्य से समझिए, बहुत आसान है ये। सबसे पहले कीवर्ड निकालिए इसमें, और ध्यान रखना है कि हमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विषय में बात किया गया है। अब देखते हैं इसमें ईंधन के रूप में, यानी कि जो इसमें फ्यूल लगेगा, भाई इंजन चलेगा तो फ्यूल तो लगेगा, तो उसके फ्यूल के रूप में क्या होगा, आपसे बस इतना पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें ईंधन के रूप में क्या तरल ऑक्सीजन एवं केरोसिन के संयोजन का उपयोग किया जाता है क्या, इतनी बातें आपसे पूछी गई। यानी कि इसमें ईंधन क्या यूज होता है, भाई बाइक चलता है पेट्रोल लगता है, तो इसमें क्या होगा सेमी क्रायोजेनिक इंजन में, इतनी बातें की गई है। और कहा भी गया है क्या ये दोनों है, देखेंगे। आगे कहा गया कि ये जो है क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में कम तापमान पर कार्य करते हैं। यानी कि सेमी क्रायोजेनिक इंजन की तुलना जो है क्रायोजेनिक इंजन से किया गया है। और कहा गया है टेम्परेचर को लेकर के बात किया गया है कि क्या इसकी तुलना में ये कम टेम्परेचर पे ही वर्क करने लग जाएगा। यहाँ है। अब ये आगे स्टेटमेंट इसी चीज को बढ़ा रहा है। बस देखिए, पारंपरिक जो तरल रॉकेट इंजन होता है इसकी तुलना में क्या ये ठंडा होता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इतनी बातें हैं, कीवर्ड हमने निकाल लिया। अब इसके विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आप चीजों को समझ जाएंगे। देखिए सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो होता है ना, एक प्रकार का आप कह सकते हैं रॉकेट इंजन है, ठीक है। और इसको तरल एवं गैसीय प्रबंधनों के संयोजन का उपयोग करके इसे काम किया जाता है। इन्हें सेमी क्रायोजेनिक फिर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर पूछा गया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये जो है, जो यहां पर आपको लिखा गया है क्रायोजेनिक इंजन, इसकी तुलना में अधिक तापमान पर काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रायोजेनिक इंजन है और ये सेमी है, तो जाहिर सी बात है कि क्रायोजेनिक इंजन ठंडा की बात किया गया है और ये कहा गया है सेमी है, यानी कि ये इसका ये आधा ही हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझिए व्यवहारिक तौर पर। तो यहां पर ये कहा गया है कि ये जो है क्रायोजेनिक इंजन की तुलना पे क्या होगा, टेम्परेचर की जब बात की जाएगी तो अधिक टेम्परेचर पे कार्य होगा। तो इसीलिए इसका नाम धर दिया गया सेमी क्रायोजेनिक, क्रायोजेनिक से तुलना करते हुए। दूसरी बात, जो पारंपरिक तरल रॉकेट इंजन होगा उसकी तुलना में क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा। अब मामला समझ में आ गया। तो अब यहां पर देखिए क्या बातें हैं। इसमें कहा गया कि इसमें ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और केरोसिन के संयोजन का उपयोग किया जाता है, ये सही जवाब है। तो ये एक स्टेटमेंट सही हो गया। अब दूसरा ध्यान दीजिए, मैंने जो कहा था कि ये क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में कम तापमान पे काम करते, नहीं, यही ज्यादा ठंडा होगा, ये अधिक तापमान पे काम किया जाएगा ना, यहां पर टेम्परेचर अधिक होगा। इसलिए ये जो कम है यही वर्ड गलत है, अधिक होता तो सही होता, तो ये गलत हो गया। और ये फिर ध्यान देना है कि ये पारंपरिक तरल रॉकेट इंजन की तुलना में अधिक ठंडा होगा, निश्चित तौर पर इससे ज्यादा जो है अधिक ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी क्रायोजेनिक है, यानी कि क्रायोजेनिक से कम, ठीक है। और यहां पर पारंपरिक तरल रॉकेट इंजन से अधिक, इतना ध्यान रखना है, बीच का स्थिति होगा। ये तुलना में अधिक ठंडा होता है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत और ये सही हो गया। तो कुल मिलाकर के आपसे पूछा गया था कितने कथन सही हैं, बी में जाएंगे हम, केवल 2 कथन सही है, दूसरा वाला गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, ये समझ में आ गया ना। ये कम तापमान कह रहा है लेकिन वो अधिक है, ठीक है। आगे बढ़ जाए। आयकर विधेयक 2025 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको 5 स्टार लगा दीजिए और ध्यान से इसको देखिए कि क्या वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा गया है सही है कितने कथन। नंबर इसमें भी जो प्रीलिम्स का आजकल चलने लगा है वही है। अब देखिए यहां पर क्या है, इसमें पहली बार आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों, है ना, VDA
को परिभाषित किया गया है। जो एसेट है उसकी बात की जा रही है कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों VDA को परिभाषित किया गया है और कहा गया क्या ये पहली बार किया गया है आयकर विधेयक 2025 में। देखेंगे यह विधेयक जो है VDA को संपत्ति एवं पूंजीगत परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता क्या देता है यह भी देखेंगे। और इस विधेयक में VDA हस्तांतरण से होने वाली आय पर क्या 30% कर होगा। ये आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों की बात किया गया है। इस तरह से अगर हस्तांतरित होता है तो क्या 30% तक टैक्स लगाया जाएगा। इस विषय में सबसे पहले बात कर लेते हैं आयकर विधेयक 2025। देखिए आयकर विधेयक 2025 में क्या हुआ है कि जो आभासी डिजिटल परिसंपत्ति है VDA है उसके लिए एक आप कह सकते हैं व्यापक स्तर पर जो लॉ का फ्रेमवर्क है उसको तैयार किया गया है। और ये जो आयकर विधेयक 2025 है इसकी धारा 2 पर ध्यान दीजिएगा। इसका सेक्शन 2 बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन 2 में भी जो क्लॉज है 111 वाला इसमें VDA को दरअसल परिभाषित किया गया है। ठीक है, भारत में पहली बार आयकर विधेयक 2025 जो है स्पष्ट रूप से VDA को संपत्ति यानी कि इसका सेक्शन 92(5)(f) में जाएंगे और पूंजीगत संपत्ति के रूप में यह मान्यता देता है। यानी कि यह स्टेटमेंट जो है यह भी सही हो गया और यह भी सही हो गया। 2 स्टेटमेंट इसी बात से निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और हमसे पूछा गया है कि इस विधेयक में VDA हस्तांतरण से होने वाली आय पर क्या 30% कर रखा गया है। देखिए आयकर विधेयक 2025 जो है ना यह इस बात की वकालत करता है कि यदि VDA हस्तांतरण से होता है यहां पर तो उससे होने वाली अगर आय है तो इस पर आपको 30% तक टैक्स चुकाना होगा। तो यह स्टेटमेंट भी जो है वह यहां पर आयकर विधेयक 2025 में शामिल है। तो तीनों ही सही हो गया और पूछा गया था कितने कथन सही हैं। सी के साथ हम लोग चलेंगे, सभी 3 स्टेटमेंट जो है वह सही हो गया। यहां पर तीसरे पर आइए। तीसरा प्रश्न क्या है। देखिए यह जो है ना इस तरह का पैटर्न सबसे पहले समझिए। यहां पर सिर्फ प्रश्न का उत्तर ढूंढना हमारा काम नहीं है, हम इसके माध्यम से डेली 5 प्रश्न भी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए। इस तरह का प्रैक्टिस जो है करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पैटर्न यूपीएससी का फेवरेट पैटर्न है। हर बार प्रीलिम्स में आप एक प्रश्न नहीं देखेंगे, 10 से 15 बल्कि 15+ देखेंगे क्वेश्चन इस पैटर्न पे अब रह रहा है। और सिर्फ अब यूपीएससी में नहीं विभिन्न पीसीएस ने भी इसको फॉलो कर लिया है। तो जाहिर सी बात है ये आपको सही से इसके बारे में पता होना चाहिए। ये युग्म दिया गया है और कहा गया है सही सुमेलित है और कहा गया कितने, इसमें भी नंबर आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख रोपवे को लेकर के बातें किया गया, रोपवे समझ रहे हैं आप लोग, और यहाँ पर स्टेट बता दिया गया कि किन किन राज्यों में ये सारे रोपवे हैं। ये मामला समझ में आ गया। अब पहला इसी में देखते चलेंगे औली रोपवे। औली रोपवे हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में है, तो ये सही है। नैना देवी जगह से ही कंफर्म हो रहा है ना, औली वाला भी नैना देवी वाला भी वो हिमाचल प्रदेश में है, तो ये भी हम सब जानते हैं। आप लोग जानते होंगे हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का मंदिर है, धार्मिक तीर्थस्थल है, वहाँ जाने के लिए पहुँचने के लिए ये भी रोपवे तैयार किया गया है। वैसे बहुत सारे लोग पैदल भी चल करके पहाड़ से जा सकते हैं। नामची रोपवे आप जानते हैं सिक्किम में है, ये भी कंफर्म है। और ग्लेन मॉर्गन रोपवे ये तमिलनाडु में पड़ता है। यानी कि ये चारों ही सही हो गया। तो कुल मिलाकर के सभी 4 डी विकल्प के साथ आपको चलना पड़ेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ये प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, इसको 4 स्टार लगा दीजिए। ताजमहल को लेकर के बात किया गया। हम लोग सब जानते हैं कि ताजमहल जो है, और ताजमहल ही नहीं, आगरा का एरिया ही नहीं, आगरा के अलावा भी जैसे आप फिरोजाबाद की बात करेंगे, आप मथुरा की बात करेंगे, उसके आसपास की एरिया देख लीजिए, हाथरस की बात करेंगे, एटा की बात करेंगे, एनसीआर में राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भरतपुर, उसकी भी बात करेंगे। इन सभी जगहों पर पॉल्यूशन को लेकर के कुछ चीजें बातें की गई है, देखते हैं अभी क्या है। ताज ट्रेम्पेजियम जोन TTZ भी शॉर्ट में लिखा हो सकता है, तो ध्यान रखना है। अब इसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं और कहा गया है कौन से कथन सही है। यहाँ कितने नहीं पूछा गया है, कौन से, ध्यान रखिएगा। 2 स्टेटमेंट है, क्या है, इसकी स्थापना को लेकर के बात किया गया है। किसकी स्थापना, TTZ की स्थापना, ये नहीं भूलना है। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया है। पहली बात, सिंपल सी बात पूछी गई है कि आप हमें बता दीजिए कि ताज टेम्परेचर जोन जो है क्या उसकी स्थापना इस विधेयक के अंतर्गत किया गया, देखेंगे। और इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है, क्या ताजमहल को प्रदूषण से बचाना इसका उद्देश्य है या और कोई उद्देश्य है, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए इस विषय में सबसे पहले समझ लेते हैं ताज टेम्परेजियम जोन। देखिए आगरा स्थित जो ताजमहल है उसको प्रदूषण से बचाने के लिए ही यहाँ पर TTZ की स्थापना की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट आपका यही कहता है, तो भैया ये तो सही हो गया, लेकिन आगे भी बढ़ना है। हमें यह भी पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत ये TTZ आया। तो पूछा गया क्या वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम था, नहीं था।
फिर क्या था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, हम सब पढ़ते आए हैं इस अधिनियम को, बहुत पुराना अधिनियम है ना। इन्वायरमेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 आप ना पढ़े हो। तो इसके तहत ही टीटीजेड की स्थापना किया गया और इसमें एक बात कहा गया कि ये लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत होगा। अब जाहिर सी बात है 10,400 वर्ग किलोमीटर में स्थित होगा तो इसमें यूपी के भी कुछ स्थान रखे गए, राजस्थान का तो भरतपुर मैंने पहले भी आपको कहा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा यूपी में कई जगह, जैसे मैंने आगरा के अलावा आप रख सकते हैं कि जो फिरोजाबाद उसके जगह बगल में है, मथुरा थोड़ी दूरी पर हाथरस, एटा, ये सारी जगह। अब इसमें क्या है, इसमें रखा गया कि 3 विश्व धरोहर स्थल, जैसे कि एक तो ताजमहल हो गया, एक आगरा का किला हो गया, फिर एक फतेहपुर सिकरी होगा, इसमें कई और स्मारक को शामिल किया गया है और इसके संरक्षण की बात की गई। इस क्षेत्र में उद्योगों की जो श्रेणी है ना उसको 4 जोन में बांट दिया गया, एक रेड कह दिया गया, एक हरा है, एक नारंगी है और एक जो है व्हाइट वर्ग में, सफेद में कर दिया गया। अब इस जोन में होगा क्या कि केवल पर्यावरण के अनुकूल गैर प्रदूषणकारी एमएसएमई सेक्टर पर ध्यान दीजिएगा, छोटे, लघु और सूक्ष्म स्तरीय जो उद्योग होंगे उनको ही चलाने की अनुमति दी जाएगी। मामला समझ में आ गया? पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, नहीं तो ये जो राष्ट्रीय स्मारक जो हैं हमारे धरोहर हैं, विश्व धरोहर भर की कहना चाहिए, राष्ट्रीय ही नहीं, उस पर निश्चित तौर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 2, यानी कि बी विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे, पहला गलत हो गया। अब 5वें पर आ जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉल्फिन को लेकर के चर्चा रहता है और खास करके गंगा का जो डॉल्फिन है उसको लेकर के चर्चा ज्यादा रहता है। यहां देख लेते हैं, डॉल्फिन एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी प्राणियों का संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? कई बार फैक्चुअल नेचर का प्रश्न आता है, तो यहां पर ये समझिए कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन यहां पर एक जो स्टेटमेंट है प्रश्न में ही आपको मिल गया, डॉल्फिन एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत की गई। मामला समझ में आ गया? कई बार प्रश्न में ही कुछ जवाब भी होता है, तो यहां पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन के विषय में आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, ये प्रश्न में ही है। और बस दूसरा चीज पूछा गया है किस वर्ष? 2020 में इसकी शुरुआत किया गया था। ठीक है, वर्ष 2020, इतना आपको ध्यान रखना है। सी विकल्प के साथ आप और हम चलेंगे। अब आगे आज का एक प्रश्न आपके लिए यहां पर दिया गया है। क्या प्रश्न है? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? यूरोपीय आप जानते हैं, यूरोपियों का आगमन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हुए आपने पढ़ा होगा ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, पुर्तगालीज भी आए, डच भी आए, ये सब आपने पढ़ा है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, है ना। तो बारी बारी से आए ना, सभी तो एक ही बार तो नहीं आ गया, कभी फ्रांस आया, फ्रेंच आए, कभी ब्रिटेन आए, तो ये सब चीजें पहले कौन आया ये आपसे पूछा गया। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और बहुत इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में पूछा जा चुका है पहले ही, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें बताइएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।